हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम भूगोल का अध्याय 3 भू आकृतियां, जिसके अंतर्गत खनिज एवं सेल, भू आकृतिक प्रक्रियाएं और भू आकृतियां तथा उनका विकास कैसे हुआ के प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सेल या चट्टान किसे कहते हैं? प्रकारों की उदाहरण व्याख्या कीजिए। तो आपसे पूछा गया है कि सेल क्या है या चट्टान किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सेल किसे कहते हैं। वे सभी पदार्थ जिनसे भूपटल का निर्माण हुआ है उसे सेल या चट्टान कहते हैं। इसमें रेत, मिट्टी, खनिज तत्व सभी का समावेश रहता है। मतलब रेत, मिट्टी, खनिज तत्वों से मिलके जो पटल तैयार होता है, भूपटल तैयार होता है, उसे सेल या चट्टान कहा जाता है। अब पूछा है कि इनके प्रकार कौन कौन से हैं। तो इनके 3 प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार है आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टान क्या कहलाती है? पृथ्वी के अंदर लावा या मैग्मा के ठंडे होने से इसका निर्माण होता है। आप लोग ज्वालामुखी को तो जानते ही होंगे। ज्वालामुखी जब फटता है तो उससे बाहर क्या निकलता है? लावा या मैग्मा निकलता है। तो यही लावा और जो मैग्मा निकल के जब जमीन पर फैल जाता है और ठंडा हो जाता है तो उससे क्या निर्माण होता है? उससे आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। ये रवेदार और कठोर होती है और इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अब इनके उदाहरण क्या हैं? तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट इसके उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? आग्नेय चट्टान के। दूसरा है अवसादी चट्टान। तो बाह्य परिवर्तनकारी शक्ति, हवा और पानी के संवहन और संचयन से अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। तो ये जो आपकी आग्नेय चट्टान थी, ठीक है, तो उस आग्नेय चट्टानों में जब बाह्य परिवर्तन शक्तियां जैसे कि हवा और पानी हो गए, ठीक है, इनके द्वारा संवहन और संचयन किया जाए, सरल भाषा में कहे कि आग्नेय जो चट्टान होती है जब उनका अपक्षय हो जाए, अपरदन हो जाए, मतलब टूट फूट हो जाए, और किस कारण से हो? हवा और पानी के द्वारा में टूट फूट होती हैं और उस अवसाद से, वो जो अवसाद प्राप्त हुआ, उन अवसादों से क्या हो जाए? चट्टानों का निर्माण, तो उसे अवसादी चट्टान कहा जाता है। इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। तो समुद्र, झील या तालाब में इनका निर्माण होता है और इनमें परतें होती हैं। ये मुलायम होती हैं और कोयला, पेट्रोलियम इन्हीं चट्टानों में पाए जाते हैं। इनमें जीवाश्म भी पाए जाते हैं। चित्र में आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो चट्टान है ये परतदार चट्टान दिखाई दे रही है। जैसे लग रहा है ना कि एक के ऊपर एक परत रखी हुई है ना। तो ये कौन सी चट्टान हो गई? यह अवसादी चट्टान हो गई। और इसके उदाहरण क्या हो गए? चूना पत्थर और स्लेट पत्थर इनके उदाहरण हैं। तीसरा है कायांतरित चट्टान। धरातलीय ताप और दाब से आग्नेय और अवसादी चट्टानों में परिवर्तन हो जाता है तो उसे कायांतरित चट्टान कहते हैं। जब धरातलीय ताप, मतलब जो धरती है, तो धरती का जो ताप होता है ना, गर्मी होती है, और उसका जो दाब होता है, मतलब जो प्रेशर होता है, तो जब ताप और दाब बढ़ जाए, किसमें? आग्नेय चट्टान या अवसादी चट्टानों में, तो वह किस में परिवर्तित हो जाती है? वह कायांतरित चट्टान में या कायांतरित सेल में परिवर्तन हो जाता है। कायांतरित चट्टान को रूपांतरित चट्टान या रूपांतरित सेल भी कहते हैं। ये धरातल के नीचे हजारों मीटर की गहराई पर बनती हैं। ये कठोर होती हैं, विभिन्न रंगों में पाई जाती हैं और टूटने पर कण बिखरते हैं। संगमरमर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ये चित्र आपको जो दिखाई दे रहा है यह कायांतरित सेल का है। प्रश्न दूसरा है, खनिज शब्द को परिभाषित करिए एवं खनिजों के प्रमुख प्रकारों व विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो खनिज क्या कहलाते हैं? हमारी धरती में जो खनिज पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं या उसको किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं वो देखिए।
एक ऐसा प्राकृतिक अकार्बनिक तत्व जिसमें एक क्रमबद्ध परमाणु संरचना निश्चित हो और रासायनिक संगठन तथा भौतिक गुणधर्म होते हैं, उसे खनिज कहते हैं। खनिज के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो खनिज के दो प्रकार हैं, पहला है धात्विक खनिज और दूसरा है अधात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज में जैसे नंबर बहुमूल्य खनिज। अब बहुमूल्य मतलब होता है कीमती। तो कीमती खनिज कौन से होते हैं, जैसे सोना, चांदी और प्लेटिनियम। तो ये बहुत ही महंगे और कीमती होते हैं। दूसरा है इसमें लोह खनिज। तो जो लोह अयस्क होता है वह भी धात्विक खनिज के अंतर्गत आता है। अलोह खनिज, अलोह खनिज जिसमें लोहा ना हो, तो एल्यूमिनियम, तांबा, जस्ता अलोह खनिज कहलाते हैं। दूसरा नंबर है अधात्विक खनिज। तो जैसे गंधक, फास्फेट, नाइट्रेट और माइका। अब पूछा है कि इनकी विशेषताएं बताइए, तो चलिए इसकी विशेषता देख लेते हैं। नंबर 1 रंग। तो कुछ खनिजों के रंग उन्हीं परमाणिक संरचना से निर्धारित होते हैं। जो उनकी परमाणिक संरचना होती है उनके आधार पर उनका रंग निर्धारित होता है, जैसे मेलाकाइट, एजुराइट, कैल्सोपाइराइट आदि। तथा कुछ खनिजों में अशुद्धियों के कारण रंग आते हैं। उदाहरण के लिए अशुद्धि के कारण क्वार्ट्ज का रंग श्वेत, श्वेत मतलब सफेद, हरा, लाल या पीला हो सकता है। दूसरी विशेषता है कठोरता। जो खनिज होते हैं वह कठोर होते हैं और कठोर होने से क्या हो जाता है, वह ताकत, उनमें ताकत आती है। तो जिसके साथ एक खनिज अपनी सतह को खुरचने या छिद्रित होने से बचाता है। कठोरता वह ताकत है, तो कठोरता रहती है तो उससे क्या होता है कि जो खनिज होता है अपनी सतह को खुरचने से और छिद्रित होने से बचाता है। खनिजों की कठोरता मोह मापनी के द्वारा की जाती है। हीरा सबसे कठोर खनिज है, जबकि तैल के सबसे मुलायम खनिज होता है। तीसरी विशेषता है पारदर्शिता, मतलब जिसके आर पार देखा जा सके, वो पारदर्शिता। तो इसके आधार पर खनिजों के 3 प्रकार हैं, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। तो पारदर्शी क्या होगा, प्रकाश की किरणें पूर्ण रूप से पार जा सके, मतलब आर पार दिखाई दे, तो वो पारदर्शी। पारभासी तो प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से पार जा सके, मतलब जैसे धुंधला दिखाई देता है ना, तो उस तरीके से, मतलब पारभासी। एहसास हो रहा है कि किरणें हैं पर वो पूरी तरह से क्रॉस करके उस पार नहीं जा पा रही हैं। अपारदर्शी, प्रकाश की किरणें तनिक भी आर पार नहीं जा सकती हैं। चौथा है संरचना। प्रत्येक खनिज की अपनी अलग अलग संरचना होती है और इस संरचना का मुख्य कारण खनिजों में क्रिस्टल की व्यवस्था का होना होता है। मतलब जो क्रिस्टल होते हैं उनके आधार पर खनिजों की संरचना होती है। प्रश्न तीसरा है, शैली चक्र से आप क्या समझते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। तो शैली चक्र, सेल अपने मूल रूप में अधिक समय तक नहीं रहती हैं। जो सेल वगैरह होती है, चट्टानें होती है ना, तो वह मूल रूप में अधिक समय तक नहीं रहती, क्योंकि उनमें ताप, दाब, अपक्षय, अपर्दन ये सारी क्रियाएं चलती रहती हैं। और जब ये क्रियाएं होंगी तो सेल क्या होंगी, एक मतलब जैसे आग्नेय सेल है तो अवसादी में, अवसादी है तो कायांतरित सेल में परिवर्तित होती रहेंगी, बल्कि इनमें परिवर्तन होते रहते हैं। शैली चक्र एक सतत प्रक्रिया होती है। सतत मतलब लगातार यह प्रक्रिया चलती रहती है, जिसमें पुरानी सेलें परिवर्तित होकर नवीन रूप लेती हैं। मतलब जो पुरानी चट्टानें हैं वो परिवर्तित होकर क्या करती हैं, नई चट्टानें बनती हैं। आग्नेय सेल प्राथमिक सेल है, मतलब जो सबसे पहले सेल तैयार होती है वो कौन सी हो गई, आग्नेय सेल। तथा अन्य मतलब अवसादी और कायांतरित सेल इन प्राथमिक सेलों से ही बनती हैं। आग्नेय सेलों को कायांतरित सेलों में परिवर्तित किया जा सकता है। देख लीजिए यहाँ पर कि किस तरीके से होता है।
आपने देखा होगा कि जो ज्वालामुखी होता है तो उसमें से क्या निकलता है, ज्वालामुखी से लावा या मैग्मा निकलता है। तो जमीन के अंदर से जो लावा यहाँ पर दिख रहा है, आप यहाँ देख रहे हैं, ये लावा निकल के आ रहा है और इन लावा से ये लावा बह के जब बाहर आएगा जमीन पर और ठंडा हो जाएगा तो उससे क्या निर्मित हो जाएगा, उससे आग्नेय सेल तैयार हो जाएंगी, निर्मित हो जाएंगी। मतलब लावा बह के बाहर आया और उससे क्या बन गई, आग्नेय सेल बन गई। ठीक, अब ये जो आग्नेय सेल है आपकी, तो इन आग्नेय सेल में अपक्षय हुआ है ना, अपक्षय मतलब टूट फूट होना या अपरदन होना। ठीक है, तो जब ये आग्नेय सेल पानी और हवा के कारण अपक्षय या अपरदन क्रिया करती हैं तो ये टूट फूट गई है ना। तो इनका जो अवसाद हुआ तो इन अवसाद से क्या बनेगा, अवसादी सेल बनेंगी। इन अवसाद से क्या बनेगा, क्योंकि आप जानते हैं ना अवसादी सेल परतदार होती हैं, है ना। ये अवसाद एक के ऊपर एक इकट्ठा होता जाएगा, जमा होता जाएगा और क्या निर्मित कर देगा, अवसाद इकट्ठा होकर अवसादी सेल को निर्मित कर देगा। जब इन अवसादी सेलों पर ताप और दाब बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, ताप और दाब। आपने पढ़ा है कि धरती के अंदर इतना ताप है, इतनी गर्मी है, तो जब वह ताप और प्रेशर मतलब दाब बढ़ जाएगा तो यही अवसादी सेल किस में परिवर्तित हो जाएगी, यह कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाएगी या रूपांतरित सेल में परिवर्तित हो जाएगी। अब यह रूपांतरित सेल जो है यह ताप पाकर के गल जाती है ना, मेल्ट हो जाती है, गल जाएगी, तो गल के क्या बनेगी, मैग्मा बनेगी। अब यह मैग्मा बन गया और फिर मैग्मा बाहर आएगा, फिर आग्नेय सेल बनेगा। मतलब एक पूरा चक्र चल रहा है। क्या चल रहा है, पूरा एक चक्र चल रहा है। मैग्मा से आग्नेय सेल, आग्नेय सेल से टूटफूट हुई तो अवसादी सेल, अवसादी सेल में ताप दाब बढ़ा तो कायांतरित सेल, और कायांतरित सेल गल के फिर से मैग्मा में परिवर्तित हो गया। तो इस तरीके से पूरा शैली चक्र तैयार हो गया। अब यहाँ पर ये देखिए कि क्या यही चक्र कंटिन्यू चलता रहता है, मतलब आग्नेय से अवसादी, अवसादी से कायांतरित, क्या यही होता है, नहीं। कभी कभी आपका कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो आग्नेय सेल हैं आपकी उनमें ताप और दाब बढ़ जाए, ताप और दाब बढ़ जाए तो उससे कायांतरित सेल डायरेक्ट बन सकती हैं। ठीक, और यहाँ पर आपका जो अवसाद दिया हुआ है, इसी अवसाद से, है ना, ये अवसाद जो दिया हुआ था, तो इन अवसादी सेल में यदि ये गल जाए और गल के मैग्मा बन जाए तो उस मैग्मा से आग्नेय सेल बन सकता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आग्नेय एवं कायांतरित सेलों से प्राप्त अंशों से अवसादी सेलों का निर्माण होता है। अवसादी सेलें अब खंडों में परिवर्तित हो जाती है, वही अवसाद बन जाते हैं, टुकड़ों में बढ़ जाती है ना। तो अब खंडों में परिवर्तित हो जाती है तथा ये अपखंड अवसादी सेलों के निर्माण का एक स्रोत हो सकते हैं। निर्मित भूपृष्ठीय सेलें आग्नेय, कायांतरित एवं अवसादी प्रत्यावर्तन के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग में नीचे की ओर जा सकती है तथा पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान बढ़ने के कारण ये ही पिघलकर मैग्मा में परिवर्तित हो जाते हैं, जो आग्नेय सेलों के मूल स्रोत हैं। प्रश्न चौथा है, नदी अपरदन व निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियों का सचित्र वर्णन कीजिए। तो नदी के अपरदन द्वारा, जो नदी जब अपरदन कार्य करती है तो नदी के अपरदन द्वारा निर्मित भू आकृतियां कौन कौन सी हैं, चलिए उसे देख लेते हैं। नंबर 1 है भी आकार की घाटी। जब नदी अपरदन कार्य करेगी, जब उसमें अपरदन होगा तो उससे क्या निर्मित होगा, उससे भी आकार की घाटी का निर्माण होगा। भी आकार की घाटी ऐसी घाटी के किनारे ऊंचे व खड़े ढाल वाले होते हैं। मतलब जो भी आकार की घाटी होती है तो इसके जो किनारे होते हैं वो कैसे होते हैं, ऊंचे होते हैं और ढालदार होते हैं, मतलब इनकी ढाल होती है ना। ये ढाल दिखाई दे रही है ना, ये ढाल है। यहाँ लंबवत अपरदन ही प्रवाहित जल का मुख्य कार्य होता है और इस घाटी का आकार अंग्रेजी के भी अक्षर के जैसे हो, देख सकते हो, ये अंग्रेजी का भी अक्षर बन रहा है। जब यह घाटी बहुत सक्रिय और गहरी होती है तो इसे गार्ज कहते हैं।
जब ये जो घाटी होती है यह यदि सक्रिय और गहरी हो जाए तो इसे गार्ज कहा जाता है और गार्ज का बड़ा रूप कैनियन कहलाता है। दूसरा है जल गर्तिका। तो प्रवाहित जल के मार्ग में जल के साथ, प्रवाहित मतलब जो गतिमान जल है, मतलब पानी जो बह रहा है ना नदी में, ठीक है, तो वो प्रवाहित जल होगा। तो नदी में जो पानी बह रहा है तो उसके मार्ग में क्या होता है, नदी के साथ साथ क्या बहता है, कंकड़ पत्थर आदि भी गति करते रहते हैं, है ना, नदी में कंकड़ पत्थर भी बहते रहते हैं। तो ये तली को रगड़ते चलते हैं, मतलब जो नदी की तल होती है उसको क्या करते हैं, ये रगड़ते हुए चलते हैं, जिससे यह छोटा सा गर्त या गड्ढा नदी की तली में बना देते हैं, जिसे जल गर्तिका कहते हैं। यहाँ देखिए ये नदी बह रही है और इन नदी के साथ क्या हो रहा है, इन नदियों के साथ ये नदी आपकी बह रही है और इन नदियों के साथ है ना कंकड़ पत्थर भी बह रहे हैं। और ये जो कंकड़ पत्थर हैं, है ना, ये क्या कर रहे हैं, एक के छोटा सा गर्त या गड्ढा बना देते हैं। तो इनसे क्या हो रहा है, ये जो गड्ढा बना आपका, तो ये जल गर्तिका कहलाती है। अब आता है जल प्रपात। जब नदी तल का ढाल दीवार नुमा खड़ा हो, जो नदी का जो ढाल होता है, मतलब जहाँ से पानी गिर रहा है ना, ये नदी आई, नदी बहते बहते आई और ये इस तरीके से गिर रही है, ठीक है ना, तो एकदम दीवार के जैसे। तो दीवार नुमा खड़ा हो तो जल चट्टानी कगार से नीचे गिरता है, तो इसे जल प्रपात कहते हैं। आप लोग ने मध्य प्रदेश में जबलपुर में भी देखा होगा, है ना, जबलपुर में जो जलप्रपात है जिसका नाम धुआंधार है। तो इसी तरीके से मतलब ये जो पानी आता है, जल आता है ना, एक दीवार नुमा नीचे से गिरता है, तो वह जलप्रपात कहलाता है। तो ये चित्र जलप्रपात का है। फिर है नदी विक्षेपण द्वारा निर्मित स्थलकृतियां। अभी आपने अपर्दन के द्वारा देखा था, अब देखेंगे कि विक्षेपण के द्वारा कौन कौन सी स्थलकृतियां तैयार होती हैं। तो पहला है जलोढ़ पंख है। जब नदी पर्वतीय भाग को छोड़कर, मतलब पर्वत में बह रही है अभी, है ना, और पर्वत से बहते बहते वो कहाँ पर आ जाए, मैदान में आ जाए। कहाँ पर आ जाए, मैदान पर आ जाए। तो जब नदी पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदान में प्रवेश करती है तो ढाल में कमी के कारण उसका प्रवाह है, यानी उसकी जो गति होती है वह धीमी हो जाती है। देखो अब पहाड़ था, पहाड़ तो ऊंचे होते हैं ना, तो पहाड़ ऊंचे होते हैं तो जब नदी का जो ढाल होता है वो तेज होता है, लेकिन मैदान तो सीधा और सपाट होता है। तो यहाँ पर इसकी जो नदी की गति होगी वो कैसी हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। तो उसके परिणाम स्वरूप नदी द्वारा परिवहित बालू, बजरी, मिट्टी एवं शिलाखंड आदि शंकु के आकार के टीले के रूप में जमा हो जाते हैं, है ना, ये शंकु के आकार के टीले में जमा होते जाते हैं। और इससे क्या हो रहा है, ये सारे जो शंकु हैं जब आपस में मिल जाते हैं तो इसकी आकृति पंखे के समान लगने लगती है, ये जैसे कोई पंखा हो, है ना, इस तरीके की आकृति। तो इसे जलोढ़ पंख कहा जाता है। दूसरा है नदी विसर्प एवं गोखुर झीलें। तो जो नदी है जब वह बहती है, यहाँ पर आप देख रहे हैं नदी बह रही है ना, तो नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो मंद ढाल के कारण उसका वेग कम हो जाता है। मतलब मैदान पर आई तो इसकी जो गति होगी वो कैसी हो जाएगी, वो धीमी हो जाएगी। फलतः इसके किनारों पर नदभार, मतलब कंकड़ पत्थर वगैरह जो होते हैं ना, तो जो लोड होता है ना वो किनारे किनारे जमा होने लगता है। किनारे क्या क्या हो जाएगा जमा, वही कंकड़ पत्थर वगैरह जो होंगे वो सब जमा होने लगते हैं। तो जहाँ कहीं इनकी मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो वहां से नदी की धारा हटकर दूसरे किनारे से टकराती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए नदी आपकी ये बहती हुई आ रही है और अपने साथ क्या लेके आ रही है, कंकड़ पत्थर, है ना, तो कंकड़ पत्थर वो इकट्ठे करती जा रही है ना, और जब जहाँ पर कंकड़ पत्थर ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे तो वो अपनी दिशा को क्या कर लेगी, परिवर्तित कर लेगी, ठीक। अब वहां से हट के दूसरी जगह बहेगी तो इससे नदी में हल्का मोड़ पड़ जाते हैं। तो ये जो लहरदार पड़ रहा है ना, जैसे लग रहा है कि सांप चल रहा है ना, तो इससे मोड़ पड़ जाते हैं। तो इस क्रिया के निरंतर चलते रहने से यह मोड़ अधिक विकसित हो जाते हैं और इसे नदी का विसर्प कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाएगा, विसर्प कहा जाएगा। ये जितने आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये विसर्प कहलाता है। बाढ़ के दिनों में नदी का जल इस अति घुमावदार मार्ग से ना बहकर सीधा बहने लगता है। अब यदि नदी में बाढ़ आ गई है ना और पानी एकदम से बहाव करेगा
पानी जब एकदम से बहेगा तो क्या हो जाएगा, अधिक मात्रा में बहेगा तो वह क्या होगा, सीधे बहेगा। ठीक है ना, ऐसे सांप की तरह फिर से नहीं चलेगा, वह सीधे बहेगा। ठीक, अब ये जब सीधा बहेगा तो इससे क्या होगा, अनेक घुमाव नदियों से कटकर झीलों का रूप ले लेंगे। जो घुमाव बन चुके थे ना, मतलब नदी इतने दिनों से बह रही थी लेकिन अब बाढ़ आ गई, अब बाढ़ आने से क्या हुआ, ये घुमाव क्या हो गया, साइड हो गए, है ना। तो इन जो मतलब आपके जो घुमाव थे, इनने किसका रूप ले लिया, आप झीलों का रूप ले लिया, और ऐसी झीलों को गोखुर झील कहा जाता है ना। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये गोखुर झील है। गोखुर इसको इसलिए कहा जाता है कि जो गौ होती है, मतलब गाय होती है, काऊ होती है ना, तो उसके जो खुर होते हैं पैर में वो इसी आकार के होते हैं, है ना, इस आकार के, इसलिए इसे गोखुर झील कहा जाता है। अब नदी आगे जब बहती है, नदी आगे बहती है तो डेल्टा भी बनाती है ना, इसको भी समझ लीजिए, डेल्टा। तो नदी आगे बह के क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। तो डेल्टा कैसे बनता है आपका, जो नदी होती है सागर या झील में गिरती है, मतलब सागर और झील में गिरने से पहले उसके प्रवाह में अवरोध एवं गति में कमी के कारण नदी के तल छटों का निक्षेप होने लगता है, जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। प्रश्न 5वां है, पवन अपर्दन व निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियों का सचित्र वर्णन कीजिए। तो पवन मतलब वायु, हवा के अपर्दन से, इसमें भी पूछा कि अपर्दन और निक्षेपण से निर्मित कौन कौन सी स्थलाकृतियां होती हैं। तो पवन अपर्दन से कौन सी स्थलाकृतियां बनेंगी, अब देखते हैं कि पवन अपर्दन से कौन कौन से स्थल रूप तैयार होते हैं। तो अपर्दन का कार्य हवा की गति, हवा में बालू की मात्रा, बालू के कणों का आकार, चट्टानों की कठोरता एवं जलवायु की प्रकृति पर निर्भर करता है। पवन अपर्दन से निम्न स्थल रूपों का निर्माण होता है। नंबर 1 है तिपहल शिलाखंड। यह पत्थर के नुकीले टुकड़े होते हैं। यह 3 सतह वाले या 4 नुकीले पहलू वाले होते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे तिपहल शिलाखंड कहा जाता है। छत्रक शिला, जब पवने चट्टानों के निचले भागों को घर्षण के द्वारा पतला कर देती है तो उस चट्टान का निचला सिरा गर्दन जैसा सकरा तथा ऊपरी आकृति छत्रक जैसी हो जाती है, उसे ही छत्रक शिला कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में कि ये पूरी एक शिला थी, है ना, और वायु के द्वारा, पवन के द्वारा धीरे धीरे घर्षण होता गया और ये क्या हुआ, चट्टान घिस घिस के, यहाँ पर है ना आपका दिख रहा है, ये इतनी सक्रिय हो गई है और ऊपर का हिस्सा अभी ये दिखाई दे रहा है। तो ये जो आपका दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं छत्रक शिला, और सहारा रेगिस्तान में इसे गारा कहा जाता है। ज्यूगेन, जब कठोर एवं मुलायम चट्टानों की परतें ऊपर नीचे एक दूसरे के समांतर फैली रहती हैं तथा कठोर चट्टानों की संधियों में पानी भर जाता है तो अपक्षय की क्रियाएं प्रारंभ होती हैं, जिससे चट्टानें कमजोर होती हैं और इन चट्टानों को पवन अपने साथ उड़ा ले जाती है, जिससे ज्यूगेन का निर्माण होता है। आकृति का आकार ढक्कनदार दवात की तरह होता है। नंबर 4 है इंसेलबर्ग। तो शुष्क क्षेत्रों में अपर्दन की अंतिम दशा में भी कुछ कठोर चट्टानें के रूप में बची रहती हैं। इनका कटाव करने में पवन असमर्थ रहती है। इस प्रकार की कठोर चट्टानों के टीलों को इंसेलबर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर पूरी एक चट्टान थी, है ना, ये जो दिखाई दे रही इस तरीके की नहीं थी, एक बड़ी सी चट्टान थी और पवन के अपर्दन के कारण जो मुलायम हिस्सा था वह पवन के साथ चला गया, है ना, वायु के साथ चला गया, लेकिन जो कठोर हिस्सा था वह अभी बचा हुआ है। तो ये जो कठोर हिस्सा बचा हुआ, तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन टीलों को इंसेलबर्ग कहा जाता है। अब अभी देखा था अपर्दन के द्वारा, अब देखते हैं निक्षेपण के द्वारा कौन कौन से स्थल रूप तैयार होते हैं। बालुका टिब्बे, पवन द्वारा रेत के निक्षेप में निर्मित टिब्बे या स्तूपों को बालुका टिब्बे कहा जाता है। इन टिब्बों के आकार में तथा स्वरूप में पर्याप्त अंतर मिलता है। इनके निर्माण में रेत की अधिकता, हवा की दिशा, हवा का वेग, बालू के जमाव का समुचित स्थान, मार्ग की बाधा आदि के कारण होता है। बालुका टिब्बे विभिन्न प्रकार के होते हैं। ये जो चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें लग रहा है कि बालू के
टिब्बे या स्तूप बन गए हैं, है ना। ये रेत है जो इकट्ठा हो गई है और एक स्तूप बन गए हैं। तो बालू के बहुत सारे बालू का सारे प्रकार हुआ करते हैं, है ना। तो जिनमें से हम एक प्रकार देखते हैं बरखान। यह अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का एक विशिष्ट रूप है। इनका निर्माण पवनों के द्वारा समकोण पर होता है। यह चापाकार अथवा नवचंद्राकार आकृति वाले बालू का टिब्बे होते हैं जिनका ढाल उत्तल एवं अवतल होता है। इनका निर्माण तब होता है जब रेत की आपूर्ति तथा पवन का वेग दोनों सामान्य होते हैं। ये चंद्राकार आपको दिखाई दे रहा है, जैसे चंद्रमा होता है ना, तो चंद्रमा के आकार का चंद्राकार है ना। यहाँ पर देख सकते हो, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से, है ना। तो ये क्या हो गया, इसको कहते हैं बरखान, है ना। तीसरा है लोयस। पवन द्वारा उड़ाई गई धूलों के निक्षेप में निर्मित जमाव को लोयस कहा जाता है। यह जमाव मरुस्थलीय प्रदेशों की सीमा के बाहर बालू व मिट्टी के बारीक कण हवा के साथ बहकर फैलते हैं। तो यह जो चित्र दिखाई दे रहा है ये लोयस है। और पलाया, मरुस्थलीय प्रदेशों में किसी कारणवश उत्थान हो जाने पर अंतरा बेसिन का निर्माण होता है। उच्च भागों से अनेक नदियां इसमें अवसाद जमा करती हैं। कभी कभी इसमें जल भर जाता है, ये जो अवसाद इकट्ठा हुआ ना, और इन अवसादों में कभी कभी क्या होता है, जल भर जाता है। यहाँ पर ये जल भरा हुआ है ना। तो जल भर जाने से जब जल सूख जाता है तो नमक का आवरण रह जाता है, इसे पलाया कहते हैं। तो ये पलाया का चित्र है। प्रश्न 5वां है, हिमनद अपरदन व निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियों का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर हिमनद, हिम मतलब होता है बर्फ, है ना। तो जो हिमोड़ वगैरह होते हैं ना, मतलब हिम के अपरदन से और निक्षेपण से कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनेंगी उसे देख लेते हैं। हिमनद अपरदित स्थल रूप, सबसे पहले है सर्क। हिमानीकृत पर्वतीय भागों में हिमनद द्वारा उत्पन्न स्थल रंध्रों में सर्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अधिकतर सर्क हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। एकत्रित हिम पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे आती हुई सर्क को काटती है और सर्क गहरे, लंबे व चौड़े गर्त हैं जिनकी दीवार तीव्र ढाल वाली, सीधी या अवतल होती है। निलंबी घाटी मध्यस्थ हिमोड़ हिमनद के पिघलने पर जल से भरी झील भी प्रायः इन गर्तों में देखने को मिलती है। इन झीलों को सर्क झील या टार्न झील कहते हैं। यहाँ पर एक झील दिखाई दे रही है, ये सर्क झील या टार्न झील है। ग्रीष्मरंग, जब किसी पर्वत के चारों ओर समान ऊंचाई पर हिम नहर जाते हैं तो हिम गहर है, यहाँ पर हिम गहर जाते हैं तो वे अपनी शीर्ष की दीवार को काटते हैं। फलस्वरूप इनके मध्य में एक ठोस पिरामिड की आकृति की चोटी बन जाती है। यहाँ पर एक ठोस पिरामिड बन गया है ना। तो पर्वत शिखर के इस चोटीनुमा रूप को ही श्रृंग कहा जाता है। इसे क्या कहा जाएगा, श्रृंग कहा जाता है। स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत श्रेणी का मैटरहॉर्न इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। भारत में हिमालय के अंदर भी ऐसे श्रृंग पाए जाते हैं। अब आता है लटकती घाटी। मुख्य हिमनद घाटी का तल, उसमें मिलने वाली सहायक नदी घाटी के तल से नीचे रहता है। जब सहायक घाटियां मुख्य घाटियों से लटकती हुई प्रतीत होती हैं तो इसी घाटी को लटकती घाटी कहते हैं। हिमनद निक्षेपणात्मक स्थल रूप, तापमान के बढ़ने के कारण बर्फ पिघलने लगती है तो हिमानी जमाव कार्य शुरू करती है। हिम के द्वारा निक्षेपित पदार्थों को हिमोड़ कहते हैं। तो अभी अपरदन के द्वारा देखा, अब देखते हैं निक्षेपण के द्वारा। जमावों से मुख्यतः निम्न स्थलाकृतियां बनती हैं, जैसे हिमोड़। यह हिमनद तिल मृत्तिका जमाव के लंबे कटक होते हैं। अतः हिमोड़ हिमनद के अंतिम भाग में मलबे के निक्षेप में बने लंबे कटक होते हैं। दूसरा है ड्रमलिन। इसका निर्माण हिमनद द्वारा मलबा के निक्षेप तथा उनमें आंशिक परिवर्तन द्वारा होता है। इसका आकार उल्टी नाव अथवा कटे अंडे की भांति होता है। यह आकृति हिमनद प्रवाह दिशा को बताती है। तीसरा है एस्कर।
हिमनद के पिघलने से उत्पन्न जल धाराओं द्वारा जब मलबा का निक्षेप लंबे एवं सकरे कटक के रूप में होता है तब इस स्थलाकृतियों को एस्कर कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एस्कर है। इसकी रचना बजरी, रेत, कंकड़, पत्थर आदि के द्वारा होती है। चौथा है हिमानी धौत मैदान। हिमानी गिरिपथ के मैदान में या महाद्वीपीय हिमनदों से दूर हिमानी जलोढ़ निक्षेपों से बने पतले आवरण के मैदानों को हिमानी धौत मैदान कहते हैं। यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं। प्रश्न 5वां है, आर्द्र एवं शुष्क प्रदेशों में प्रवाहित जल ही सबसे महत्वपूर्ण कारक है, विस्तार से वर्णन कीजिए। तो आर्द्र व शुष्क जलवायु प्रदेशों में प्रवाहित जल अधिक सक्रिय होता है। अधिक वर्षा के कारण जल धरातल पर प्रभावित होता रहता है और यह धरातल के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी कारक है। इस क्षेत्र में जल प्रपात व छोटे झरने बनते रहते हैं। धरातल पर जल प्रवाह से और नलिकाएं एवं घाटियां बन जाती हैं। लगातार जल प्रवाह से तेज ढाल मंद ढाल में बदल जाती है और नदियों का वेग यानी जो बहाव होता है कम एवं निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है। तटों पर पार्श्व, यहाँ पार्श्व पढ़िएगा, तटों पर पार्श्व अपरदन बढ़ जाता है। तेज ढाल से बहती हुई नदियां कुछ निक्षेपित व भू आकृतियां भी बनाती हैं। आर्द्र व शुष्क प्रदेशों में प्रवाहित जल सबसे महत्वपूर्ण भू आकृतिक कारक है।